नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो। इस वक्त चुनावी युद्ध में प्रचार चरम पर है। कैंडिडेट, समर्थक, नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जुबानी वार की धार भी काफी तीखी है। अक्सर संभलकर, सधे अंदाज में सोच समझकर अपनी बात कहने वाले प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पिछले कुछ दिनों से सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी गलियारे में बवाल और बहस की स्थिति है। महंत ने प्रधानमंत्री के सामने लाठी धरैया नेता होना चाहिए, इस बयान पर अभी तक बहस थमी भी नहीं थी कि अब उनका एक और वार सीधे प्रधानमंत्री पर, उन्हें डिफाल्टर बताने वाला, इस पर बहस शुरू हो गई। सियासी गलियारे में इसे लेकर दिन भर तापमान बढ़ा रहा। कांग्रेस ने तर्क देते हुए इस बयान का साथ दिया, समर्थन किया, तो बीजेपी इसे घोर आपत्तिजनक बताती है और इसे महंत की स्ट्रेटेजी बताते हुए निशाना साध रही। क्या तर्क हैं दोनों पक्षों के इस पर? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत दिए गए बयान हैं? क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान है? ऐसे तमाम सवालों पर दोनों पक्षों को हम सुनेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और सक्षम नेता हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक तरफ हैं सुशील आनंद शुक्ला साहब, संचार विभाग प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी। और दूसरी तरफ हैं केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर तेजतर्रार नेता, बेहद एक्टिव कार्यकर्ता, और आपसे हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानेंगे। आप दोनों को नमस्कार, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। पर चर्चा शुरू करें उसके पहले, क्या बयान था, क्या उस पर प्रतिक्रिया आई, दिन भर क्या हुआ, एक रिपोर्ट देख लीजिए। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के मूड फुड़ैया वाले बयान पर बवाल थमा भी नहीं कि एक बार फिर डॉक्टर महंत ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सख्ती में कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर महंत ने पीएम मोदी को डिफॉल्टर बताते हुए कहा कि बीते 10 साल में मोदी ने कोई गारंटी पूरी नहीं की, छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें डिफॉल्टर मानते हैं। वहीं पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव ने महंत के बयान का समर्थन करते हुए गूगल पर डिफॉल्टर शब्द का अर्थ समझाते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने वायदे नहीं निभाए, इसीलिए वो डिफॉल्टर हैं। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। ऐसा व्यक्ति जो किसी दायित्व, विशेषकर कानूनी या वित्तीय दायित्व को पूरा करने में चूक करता है या विफल रहता है, उसे डिफॉल्टर कहते हैं। इधर महंत के बयान के बहाने बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस को जमकर कोसा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहब ने कटाक्ष कर कहा कि महंत जी कांग्रेस को हराने के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि मंत्री रामविचार नेताम ने महंत के दिमागी संतुलन पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने पूछा, क्या गंगा जल वाले अधूरे वायदों पर डॉक्टर महंत भूपेश बघेल और कांग्रेस के सीनियर नेताओं को सार्वजनिक तौर पर डिफॉल्टर घोषित करेंगे? हमारी सरकार साए साए काम कर रही है और कांग्रेसी आए बाएं बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की और देश की जनता इनको बाय बाय करने वाली है। तो अब ये बात बहुत स्पष्ट लग रहा है कि ये कुल मिलाकर के पूरी कांग्रेस को हराना ही चाहते और इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिनका लोहा पूरा दुनिया मान रही है, उनके बारे में आप इतने गलत शब्दों में ऐसी बातें करेंगे? प्रदेश में कोई दूसरा न जीत पाए और जीतने की स्थिति भी नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल का इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। गंगा जल उठाकर शपथ लिए थे ना कि सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे, 5 साल कर पाएंगे। चरणदास जी में हिम्मत है कि वो भूपेश बघेल जी को डिफॉल्टर कह सके? पहले लाठी और अब डिफॉल्टर। कुल मिलाकर महंत के बयान पर बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेसी खेमे की मौजूदा स्थिति पर चुटकी लेने का
उनके खिलाफ नया कैंपेन खड़ा करने का मौका मिला है। सवाल ये, क्या डॉक्टर महंत के बयान वाकई किसी रणनीति का हिस्सा हैं? क्या इससे कांग्रेस या कांग्रेस कैंडिडेट को नुकसान होगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए सीधे डिबेट की शुरुआत करते हैं आप लोगों की ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ में। सबसे पहले सुशील आनंद शुक्ला साहब, आप अपनी बात रखिएगा। क्या पूरी पार्टी वाकई महंत जी के इस बयान के साथ है जिसमें वो प्रधानमंत्री को डिफॉल्टर बता रहे हैं? देखिए पुनीत जी, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी आलोचना होगी। और महंत जी ने गलत क्या कहा है? महंत जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाए वह डिफॉल्टर है, और जो व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है, चाहे वो फाइनेंशियल दायित्व हो या कानूनी दायित्व हो या सार्वजनिक दायित्व हो, उसको डिफॉल्टर कहा जाएगा। तो महंत जी ने गलत क्या कहा है? मोदी जी ने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने का, आज महंगाई बेतहाशा है। हर के खाते में 15 लाख आने का वादा किया था, 35 रुपये में पेट्रोल डीजल देने का वादा किया था, हर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, सभी सांसद लेके गाँव की तस्वीर बदलने का वादा किए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा। कौन सा वादा पूरा किए? जब आपने वादा किया 2014-2019 में, उसको पूरा नहीं कर पाए, आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, डिफॉल्ट किए, तो डिफॉल्टर ही क्या हो जाओगे। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी प्रलाप कर रही है, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, 134 करोड़ जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छुई मुई के पेड़ नहीं की आलोचना से मुरझा जाएंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की आलोचना में इतना ज़्यादा प्रलाप करती है? अरे भाई, डिफॉल्टर कोई असंसदीय शब्द नहीं है। यदि आपने काम नहीं किया है तो आपकी आलोचना होगी, और इस आलोचना को आपको प्रजातंत्र में सहना होगा। प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर कैसे हो गए कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात करता, कोई मुहावरा करता तो भारतीय जनता पार्टी से के छोटे से नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रलाप करने लगते हैं? आप ये एजेंडा कैसे तय कर सकते हैं? आपके पास में आपके कामों को छुपाने के लिए, आप अपनी वादा खिलाफी को छुपाने के लिए, आप अपनी 15 साल की 10 साल की सरकार के विफलता को छुपाने के लिए बार बार जो एक सहारा ले रहे हैं, कि बार बार सस्ता प्रचार पाने का सहारा ले रहे हैं, सहानुभूति पाने का जो सहारा ले रहे हैं। जनता आपकी इन सब सारी चीजों में नहीं आने वाली। चलिए आपकी बातों पर मैं उत्तर लूंगा, साहब आपकी बातों पर उत्तर लूंगा। फिलहाल ओपनिंग स्टेटमेंट में केदार जी को सुनने की बारी आ गई। केदारनाथ गुप्ता जी, आपके पास में भी 1.5 मिनट है, अपनी बात रखिए। बताएं आप, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को डिफॉल्टर वाले बयान को क्या वाकई महंत जी की स्ट्रेटेजी मानती है? अगर इसके पीछे आपको कोई तर्क नजर आता तो वो क्या है? देखिए, निश्चित रूप से भारत देश का कोई भी नौजवान, कोई भी नागरिक छुई मुई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से नेता तक छुई मुई तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये डिफॉल्टर कहते हैं। जो प्रधानमंत्री का पूरे देश में वर्चस्व है, सारे लोग उनको लोकप्रियता में नंबर 1 मानते हैं। पूरे विश्व में अगर लोकप्रियता की चर्चा होती है तो भारत के माननीय नरेंद्र मोदी को नंबर 1 मानते हैं। और ऐसे नेता के बारे में अगर ये डिफॉल्टर शब्द का उपयोग करते हैं तो ये स्वयं ही डिफॉल्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि डिफॉल्टर कैसा होता है। अरे डिफॉल्टर ऐसा होता है भाई, जो गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल में हाथ लेकर कहेगी मेरी सरकार बनेगी तो पहले दिन में शराबबंदी कर दूंगा, और नहीं करता उसको डिफॉल्टर बोलते हैं। जो कहता है कि विधवा और निराश्रित पेंशन को मैं 1000 रुपया कर दूंगा, और वो देता ही नहीं है पेंशन। वो कहता है माताओं बहनों को 500 रुपया दूंगा, और नहीं देता है। इससे बड़ा डिफॉल्टर नहीं है कोई। ये गरीबों का आवास 18 लाख छीन लेता है, ये डिफॉल्टर की परिभाषा में आते हैं। और आपके जो राहुल जी ने आज बयान दिया, पता नहीं आप लोगों को क्या हुआ है। वो कहते हैं अग्निवीर चीनी सैनिकों के सामने घुटना टेक देंगे। अरे पहले आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हो, कभी आप एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हो, आप सेना का भी अवमानना करते हो, और फिर आप कहोगे सेना के बारे में कह दिया तो क्या हुआ। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे जैसे लोगों से न झुकने वाले न डरने वाले। अरे आओ लाठी और फोड़ो सर, किसकी हिम्मत है। मैं मोदी का परिवार हूं, पहले मेरा सर फोड़ो। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने लक्ष्य से हट गई है। पता नहीं है हार के इनका मॉरल डाउन हो चुका है। और चाहे कवासी लखमा आज कहते हैं कि पुलिस वालों को तीर कमान से मारो, आज ही कहते हैं।
और कोई डिफाल्टर कहता है, कोई लाठी से मारो। चलिए अब जरा एक एक करके सवालों के जवाब दीजिएगा। केदार जी, मैं आप ही से पूछता हूं, अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सुशीलानंद शुक्ला साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिंपैथी लेना चाहती है। आप जो है अपनी बातों का प्रचार करने की जगह एक वर्ड को पकड़कर सिंपैथी लेते हैं, उत्तर देना चाहेंगे इस बात का, आरोप का? अरे सीधी बात है, हम सिंपैथी लेने नहीं जा रहे हैं, हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। और अगर ये कुछ भी उल जुलूल बातें करते हैं तो जनता में इसका कोई फर्क नहीं जाता है, बल्कि इनका विरोध शुरू हो जाता है कि जो नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, जिनकी मां का अंतिम संस्कार करने वो सुबह 6 बजे चले जाते हैं, रात को सुबह 10 बजे उसके बाद भारत माता के विकास आगे बढ़े इसलिए ट्रेन को झंडी दिखाते हैं, अपनी मां का गम भूल जाते हैं, ऐसे नेता को ये क्या डिफाल्टर कहेंगे? को देश मानने वाला है? अरे इनके नेता डिफाल्टर हैं जो बोफोर्स का पैसा खा गए, जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा मेरे लोग खा जाते हैं। अरे किस्सा कुर्सी से लेकर और नेहरू जी के समाने टैक्सी घोटाले को लेकर मैं कहूंगा कि ये डिफाल्टर लोग क्या बताएंगे, जो नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 20। शुक्ला साहब, अब आप एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा गया, जब ये बयान पर प्रतिक्रिया ली तो कहा गया कि महंत साहब और बाकी के कांग्रेसी कैंडिडेट में अब इस बात का कंपटीशन है कि कौन दूसरे को ज्यादा वोटों से हारता देखेगा, खुद कम वोटों से हारेगा। जानबूझकर बयान दे रहे हैं ताकि सारी सीटों पर हार हो जाए। पहली बात तो ये कही गई। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जिस तरीके के बयान जो नेता दे रहे हैं, बजाय इसका खंडन करने के, माहौल समझने के, उल्टे अपनी पार्टी को गर्त में जाने वाले बयानों के नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि हमारी पार्टी को किस दिशा में ले जाना है इसको हमारे नेता बेहतर समझते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के सवालों के सलाह की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए, महंत जी ने जिन मुद्दों को उठाया था, मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो वायदा खिलाफी की है, उसके बारे में बताने का साहस भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दिखाती है? 10 साल में जिस देश में 67 साल में मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 10 साल में 210 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचाने वाले मोदी जी को डिफाल्टर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? दुनिया में हंगर इंडेक्स में भारत का नाम ये बांग्लादेश के बाद आता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को अपने काम में डिफाल्टर नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? जो प्रधानमंत्री आज भी दावे के साथ इस बात का दम भरते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो चावल देता हूं, यह तो देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल में लोगों को 5 किलो चावल का मोहताज होना पड़ रहा है। 90% एसएमई, 90% लघु उद्योग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में बंद हो चुके हैं। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार की आशा छोड़ चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री ठीक है, आपकी बातों का उत्तर देना चाहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी उत्तर दीजिए। मुझे सजा देना, मैं चौराहे पे खड़ा रहूंगा। क्यों डिफाल्टर का इसके तर्क या उसके कारण गिनाए जा रहे हैं? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? जीएसटी में लोगों को तबाह कर दिया। अरे ऐसे प्रधानमंत्री के डिफाल्टर कहा जा रहा है तो गलत क्या है? यदि आपने अपने काम को पूरा नहीं किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, तो डिफाल्टर कोई असंसदीय शब्द नहीं है। ठीक है, असंसदीय शब्द नहीं है। क्यों डिफाल्टर का इसके तर्क बताएं। वोट मांगने का साहस ठीक है, शुक्ला जी सुनिएगा क्या कह रहे हैं। गुप्ता जी अपनी बात रखिए। मांगने का साहस नहीं है। अरे देखिए सीधी बात है, जिस प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था को विश्व में 10वें नंबर से 5वें नंबर में पहुंचा दिया, और बहुत जल्दी हम 4थे नंबर में आ जाएंगे और तुरंत बाद 3रे नंबर में आने की प्लानिंग है, इसको ये डिफाल्टर कहते हैं। इसको ये उनको ये अर्थनीति बताएंगे, ये आर्थिक क्षेत्र की बात बताएंगे। अरे डिफाल्टर तो आप लोग हो जो देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था 90-91 में, जब आपने साथ में मिलकर क्या गठजोड़ बनाया था और उसके बाद देश की हालत हो गई। आप महंगाई की बात करते हो, मनमोहन सिंह जब सरकार में थे तो 7.8 था महंगाई का इंडेक्स, आज 5.8 है। आप बेरोजगारी की बात करते हो, एक अकेले मुद्रा बैंक योजना से 53 करोड़ लोगों ने लोन लिया और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हो। मैं बोलता हूं जितना आज फॉरेन मनी हमारे देश में है 6,695 बिलियन करोड़, आज तक नहीं रहा। आप उसमें 400 बिलियन के भी अंदर हुआ करते थे। इस देश के प्रधानमंत्री को आप आर्थिक नीति समझाओगे?
4 करोड़ गरीबों के लिए आवास दे दिया, उनको आप गरीबों की सेवा बताओगे? आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए हर गरीब व्यक्ति को मिलता है, उसको आप डिफाल्टर बोलोगे? अरे डिफाल्टर तो आप लोग हो, अगर आप उस डिफाल्टर की परिभाषा को मानते हो। 18 लाख गुप्ता जी वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में आलोचना, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी में आलोचना सुननी पड़ेगी, और आलोचना जिन शब्दों में की गई है उसके पीछे के भी तर्क गिना रहे, इस पर कोई जवाब देंगे? हम तो आलोचना का विरोध नहीं कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी तैसी, डिफाल्टर को तो डिफाल्टर दिखेगा। मैंने इतने सेवा का काम बताया, अरे गरीबों का मजाक उड़ाते हो। 5 किलो अगर चावल किसी को दे दिया तो आप उसका मजाक उड़ाने बैठे हो यहाँ पर। आप उसको गरीब कहते हो, अरे किसी का सहयोग करना क्या जरूरी है? वो गरीब होगा। अरे करो आलोचना, आपकी जितनी बुद्धि है उतनी आलोचना करोगे। आपकी आलोचना से फर्क हमको नहीं पड़ने वाला, फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। करो आलोचना, अपने कामों पे वोट मांग सके। नरेंद्र मोदी में यह साहस नहीं है कि देश के युवाओं को रोजगार, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, और सही बात में हमारे छत्तीसगढ़ के भी 40 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को तबाह करने का काम किया। शुक्ला जी एक सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। शुक्ला जी एक सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में कहा कि अगर आपके बताए गए गूगल सर्च के अर्थ को आपके नेताओं के बयान और वायदों से जोड़ें तो क्या जो आपने शराबबंदी को लेकर वायदा अधूरा छोड़ा, क्या उस पर आप अपने बड़े नेताओं को, आप अपने पूर्व मुखिया को, क्या आप डिफॉल्टर कहेंगे सार्वजनिक तौर पर? यह चैलेंज भी दिया गया है, कोई उत्तर है इस बात का? अरे डिफाल्टर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मति भ्रम के भी शिकार हैं। कांग्रेस ने कभी शराबबंदी के लिए गंगा जल नहीं उठाया था, इन्होंने 5 साल तक शराबबंदी की बात की थी। आज 200 रुपए से लेकर 700 रुपए शराब में आवाज वसूली चालू हो गई है। अरे चखना सेंटर में सरकार चखना सेंटर में अवैध वसूली करवा रही है, रेत में अवैध वसूली करवा रहे हैं, जीएसटी में अवैध वसूली करवा रहे हैं, जमीनों के खाते लाख करवा रहे हैं। अवैध वसूली करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें सीखने दे। नरेंद्र मोदी ने अपने वादों को पूरा करने में असफलता व्यक्त की है। शाब्दिक अर्थ में संसदीय भाषा में एक और सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। पहले आप ही से पूछ लेता हूं शुक्ला जी, क्या महंत जी के पिछले दिनों के बयानों से कांग्रेस कैंडिडेट्स को कोई नुकसान हो रहा है? कांग्रेस को कोई हानि हो रही है? कांग्रेस पार्टी असहज स्थिति में जा रही है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी असहज स्थिति में नहीं है। महंत जी ने पहले भी यही कहा था, नरेंद्र मोदी के डट का मुकाबला करना है। आज भी महंत जी ने मोदी जी के उन 10 वादों का हिसाब मांगा है जिन वादों को पूरा करने में वो डिफॉल्ट साबित हुए हैं। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद यदि आपको वोट मांगने के लिए प्रलाप करना पड़ रहा है, यदि आपको वोट मांगने के लिए अपने आप को छुई मुई बताना पड़ रहा है, यदि वोट मांगने के लिए आपको निरीह प्राणी बनना पड़ रहा है, तो कहां गया केदारनाथ गुप्ता जी? क्या सहानुभूति की भी आवश्यकता पड़ रही है इतने मजबूत कैंपेन के बावजूद? नंबर दूसरी बात, क्या आलोचना को नहीं पचाया जा रहा है? इसमें कोई राजनीतिक अवसर ढूंढा जा रहा है? नहीं, आलोचना को नहीं पचाने का तो विषय नहीं है। कांग्रेस से लड़ना है तो ये तो बिलो द बेल्ट वार्ड करते हैं, हमारी आदत है। ये गंदा बोलते हैं, हम इनको सफाई देते हैं, पर ये सुधरते नहीं है, इसलिए जनता इनको किनारे कर देती है। जनता तो इनको जो प्रधानमंत्री संसद में विपक्षी दल के चले गए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री विपक्षी दल के नेता को किनारे बोले, जो प्रधानमंत्री विपक्ष के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री को जो मुख्यमंत्री बाथरूम में नंगा नहाने की बात करे, जो प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को देश की जनता नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल कपूर को प्यार करती है। इन्होंने कोविड में फ्री हमको टीका लगाया, मत सिखाए। अरे इस देश में राजनीतिक अधोपतन की पराकाष्ठा को नरेंद्र मोदी ने चालू किया है। 53 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना से सहायता पहुंचाई, उन्होंने डिफॉल्ट किया है, उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया, न युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, न महंगाई कम करने का वादा किया। अरे 400 का सिलेंडर 1200 का दोगे तो आप डिफॉल्टर हो।
यदि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार खोल के देश की बेरोजगारी दर बढ़ाओगे तो आप डिफाल्टर हो। यदि किसानों की आय दुगनी करके किसानों पे लाठी चलवाओगे तो आप डिफाल्टर हो। यदि आप महिलाओं को वादा करके आप बलात्कारियों का समर्थन करोगे तो आप डिफाल्टर हो। आप डिफाल्टर हो, जनता आपको डिफाल्टर बोलेगी। केदार जी, कैंपेन लाठी वाले बयान पर महंत जी के खिलाफ शुरू किया था बीजेपी ने, क्या इस बयान के खिलाफ भी आप कोई कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं, या इसने एक अवसर कोई दिया है कि आप बता सकें कि कांग्रेस पार्टी इस दौर में क्या कह रही है? इस तरीके का आपका कोई प्लान है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा जिसे लेकर हुई है। पुनीत जी, इनमें साहस नहीं है कि बता पाए कि मोदी जी ने भैया 100 दिन में महंगाई कम किया। इनमें साहस नहीं है कि बता पाए भैया मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिया। इनमें साहस नहीं है कि बता पाए भैया कि मोदी जी ने काम किया। इनमें साहस नहीं है कि इंडस्ट्री के बारे में बात कर पाए। चालू करेंगे। इनमें साहस नहीं है मोदी जी ने। ठीक है, मोदी जी ने। चलिए, आप दोनों ने जनता की बात की है, तो क्या जनता को इस तरह के शब्द, इस तरह के आरोप पसंद आते हैं? जरा एक एक अपनी बात रखिएगा। पहले सुशील जी अपनी बात रखें, 20 सेकंड फाइनल कमेंट। क्या नफा नुकसान, या आपको क्या लगता है जनता कैसे लेगी इस स्टेटमेंट को? देखिए, महंत जी ने मोदी जी के उनके वादों की बात की है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिल को ताड़ बनाने की कोशिश में लगी है। जन सरोकारों के मुद्दे से भाजपा का चूक चुकी है, जन सरोकारों के मुद्दे उठाने से डरती है। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में फेल हो गई है। 18 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने 18 मकान भी स्वीकृत नहीं किया है। 18 मकान भी स्वीकृत नहीं किया। केदारनाथ गुप्ता जी, 20 सेकंड आपके पास में भी इस तरह के स्टेटमेंट से जनता कितना एसोसिएट कर पाती है इस दौर में? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी कब देश के चौकीदार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। जब यूक्रेन और रशिया में भी वो पाकिस्तानी तिरंगा झंडा ओढ़ के बाहर निकला। 4 करोड़ गरीबों को मकान दिया है, 12 करोड़ शौचालय बनाया है, 53 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना से लाभ दिया है और 10वीं अर्थव्यवस्था थी भारत की। जब ये जनता को मत बदलाओ। चलिए, बहस एक सीमा दायरे में रह करके, आरोप एक सीमा एक दायरे में रह करके लगाए जाएं, जनता तक वो लगातार पहुंचते हैं। फिलहाल आप दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा, वक्त मेरे पास इतना ही था, पर आप दोनों के तर्कों को सुनने के बाद जनता का फैसला क्या है बहुत जल्द सामने आएगा। फिलहाल आप दोनों को शुभकामनाएं और धन्यवाद।